जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसके दो हमने पहले कर लिए थे। अब ये हमारी जो सीरीज नंबर 3 है, प्राचीन भारत का इतिहास सीरीज नंबर 3। अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, कि किस प्रकार हम प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है इसको हम जानते हैं, या कहें इसके द्वारा, इन स्रोतों के द्वारा हम हमारा प्राचीन भारत का इतिहास लिखे हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं। तो हम बात करें कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है वो प्रमुख 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि खुदाई करके, या कहें कि जो हमें प्राचीन समय के जो अवशेष मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि साहित्य, कि जो लोगों के, उस समय के लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए उनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा जो एक अगला जो हमारा स्रोत है वो होता है विदेशी वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति या विदेशी लोग जो भारत में आए थे और भारत के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और जो अपने वृत्तांत है उसके अंदर लिखा। तो हम जब उनके वृत्तांत पढ़ते हैं तो उनके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो इसी के अंदर हमारा होगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिसके अंदर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम इस प्रकार से जानेंगे ताकि आपके एक छोटा टॉपिक भी नहीं बच सके। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम जो पुरातात्विक स्रोत बताएंगे इसके अंदर से एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। तो हमको जो हमारा गत वीडियो था वो आपको बहुत ही पसंद आया और कुछ लोगों ने हमारे जो नाम के बारे में पूछा कि आपका नाम क्या है। तो हम क्या बताएं कि हमारे नाम के भी तो कुछ वैल्यू नहीं है। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है लक्ष्य साथी, तो आप हमको लक्ष्य साथी के नाम से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो हम इसके अंदर देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। तो हम पुरातात्विक जो हमारे स्रोत है, तो पुरातात्विक स्रोतों को भी हमने मुख्य रूप से जो हमारे 4 भागों में बांटा है पुरातात्विक स्रोतों को। वैसे तो हम बांट तो बहुत सकते हैं क्या है, लेकिन हमने जो प्रमुख है, हमने मतलब कि जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने प्रमुख 4 प्रकार से बांटा है। तो इसके अंदर जैसे कि अभिलेख, फिर होता है सिक्के, अभिलेख और प्राचीन सिक्के। फिर तीसरे स्थान पर आता है स्मारक या भवन, यानी कि जो भवन है उनके आधार पर। फिर होता है अवशेष की, जैसे कि हमने कोई खुदाई की, उस खुदाई में हमें अवशेष मिल गई, जैसे कि मोहरे मिल गई, मिट्टी के बर्तन मिल गई। इनके अलावा जैसे कि खंडर आदि, यानी कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक या भवन और फिर अवशेष। तो हमने इनके बारे में जो कि बहुत ही बारीकी से इसके अंदर जानने वाले हैं। इनके अलावा आपके कुछ भी नहीं बचेगा पुरातात्विक स्रोतों के अंदर। तो हम बात करें कि अभिलेख, तो अभिलेख क्या है? अभिलेख होता है कि लेखन, यानी कि किसी पर लिखा हुआ। अब ये लिखा किसने? कि जो प्राचीन भारत के जो लोग थे उन्होंने इन पर लिखा। जैसे कि कोई पत्थर है, उस पत्थर पर इन्होंने लिख दिया, वो समय के लोगों ने पत्थर पर लिख दिया। या कहें कि जैसे कि कोई तांबा है, तांबे की एक पत्री है, उस पत्री पर लिखा गया, तो वो अभिलेख है। किसी पत्थर पर लिखा गया, वो अभिलेख है। इनके अलावा किसी भी चीज़ पर लिखा गया अभिलेख, तो वो हमारे क्या है? अभिलेख। तो अभिलेख प्राचीन भारत में मुख्य रूप से जो लिखे जाते थे, तो उनके अंदर प्राचीन भारत में पत्थर पर लिखे जाते थे। इनके अलावा जो धातु के अंदर लोहा भी हो सकता है ना, तो पत्थर पर लिखे जाते थे। ताम्रपत्र क्या होता है? जैसे तांबा होता है, तांबा की एक पत्री की तरह बना दिया जाता है, उस पत्री पर, तांबे की पत्री पर लिख दिया जाता है, तो वो ताम्रपत्र हो गए। तो ये हमें अभिलेख मिलते हैं। अब इन अभिलेखों में जैसे कि प्राचीन भारत में जो अभिलेख है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमको अभिलेख मिले हैं, तो वो अभिलेख मिले हैं हमको सम्राट अशोक के, जो मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था, जो मौर्य वंश का शासक था, जिसका नाम सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में जो ये अभिलेख है उन अभिलेखों को लिखवाया।
अभिलेखों को लिखवाया। अब इनके उद्देश्य सम्राट अशोक के अलग थे, जैसे कि अपने जो धर्म है या जो अपनी राज्य व्यवस्था थी इसका प्रचार, लोगों को बताना, लोगों को अपने धर्म के प्रति, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले, जो सम्राट अशोक था, इन्होंने सबसे पहले भारत में जो अभिलेख लिखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रारंभ किया, प्रारंभ तो और पहले से हो गया, लेकिन भारत में जो प्रमुख है हमारा अशोक है। अब जब अशोक के अभिलेख के बाद में जो इतिहासकारों ने जो अभिलेख मिले, उन अभिलेखों को 2 या 3 भागों में बांटा। मुख्य रूप से 3 भागों में, किस किस भागों में बांटा कि अशोक के बाद के जो अभिलेख मिले हैं हमको, जो अभिलेख मिलते हैं उनको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। जैसे कि एक होता है सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। अब ये सरकारी, निजी और विदेशी है ना, ये अभिलेख है, लेकिन इन्होंने लिखा उसके आधार पर बांटा। जैसे कि सरकारी अभिलेख, तो सरकारी अभिलेख सरकार के द्वारा लिखाए जाते थे, यानी उस समय की सरकार कौन थी, वही राजा महाराजा। तो उन राजा महाराजा के द्वारा जो अभिलेख लिखाए गए, उन अभिलेखों को लिखता कौन था, यानी कोई राजा है तो उस राजा का जो राजकवि था, वो राजकवि अभिलेख लिखता था। अभिलेख राजकवि के द्वारा लिखा जाता था राजकीय में। इनके अलावा जो निजी था, निजी कोई व्यक्ति हो सकता है, मैं हो सकता हूं या आप हो सकते हो, आपके अलावा कोई और हो सकता है, जो अपने बारे में या कोई निजी व्यक्ति के बारे में लिखा गया हो। जो सरकारी अभिलेख है ये राजकवियों के द्वारा लिखा गया। अब इनके अंदर एक जो प्रमुख है हमारा सरकारी राजकवियों में, वो तो भूमि अनुदान। तो भूमि प्राचीन समय में जो अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए जो राजा थे, वो लोगों को क्या दिया करते थे, जो प्रमुख लोग थे उनको जमीन दान में देते थे। जैसे कि कोई सन्यासी वगैरह वगैरह इनको दान में देते थे। तो जब उनको दान में देते थे तो प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक ताम्र पत्र पर जो लिखकर दिया जाता था, तो वो हमारे हो गए। इसके अलावा निजी अभिलेख। अब निजी अभिलेख वैसे तो कोई व्यक्ति लिखेगा, जो सामान्य व्यक्ति लिखेगा नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत धनवान है तो वो व्यक्ति, या जिन्होंने किसी ने दान किया मंदिर में, तो मंदिर वाले लिखे अभिलेख, या कहें कि किसी ने मूर्ति के बारे में, मूर्ति बनवाई तो उसके बारे में अभिलेख लिखी। तो निजी अभिलेख अधिकतर, ऐसा नहीं है कि केवल यही मिले हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में जो अभिलेख है वो निजी अभिलेख मंदिरों में मिले हैं और मूर्तियों के आसपास या मूर्तियों के अंदर, मूर्तियों बनाई गई, भाई किसने बनाई इसके बारे में लिखा गया। मंदिर की जो किसी ने मंदिर में दान किया, या कहे इन्होंने ये बनाया है, किसी ने क्या बनवाया है, इसके बारे में अभिलेख मिले अधिकतर। इनके अलावा जो विदेशी है, अब जो विदेशी है ना, इन विदेशों में भी अभिलेख मिले हैं। जैसे कि मान लो किसी के साथ संधि की गई, जैसे कि हमारा भारत का राजा और विदेश का राजा, इनको बीच में जो कोई संधि हुई तो इन्होंने अभिलेख लिख दिया कि ये वगैरह वगैरह संधि हुई है। तो या कहें कि सीमा के ऊपर, भैया की सीमा इधर, एक सीमा, इस अभिलेख मिलते हैं। तो सरकारी, निजी और विदेशी। अब इनके बाद में हम जो बात करें वो होते हैं सिक्के। हमारा पहला तो हो गया अभिलेख और दूसरा हमारा होता है पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्के। अब ये सिक्के हमको पता है क्यों बनवाए जाते थे, कि वस्तुओं को बीनने, या कहें कि हमारी जो ये कि सिक्के हैं जो कि अर्थव्यवस्था का एक प्रकार में शामिल है। तो इस सिक्के, अब ये सिक्के जो प्राचीन समय में सिक्के होते हैं वो आज की तरह नहीं होते थे। आज के तो सिक्के हैं उन पर लिखे हुए होते हैं 1, 2, 5, 10 ऐसे सिक्के चलते हैं। तो लेकिन उस समय के जो सिक्के थे, प्राचीन समय, हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत के सिक्कों पर जो किसी प्रकार की लिपि या कहें कि लेखन नहीं होता था। तो लेखन नहीं होता था, क्या होता था, उस पर लेखन नहीं होता था, उस पर होता था चित्र। उस पर क्या होता था, चित्र होता था। अब मान लो कि चित्र कैसे प्रकार होता था, एक तरफ तो किसी राजा का चित्र है और दूसरी तरफ है वो राजा किसी देवता को मानता है, उसके चित्र हो सकते थे, किसी प्रकार के चित्र हो सकते थे, लेकिन लेखन बहुत कम मिलता है। तो वो सिक्के प्राचीन भारत के वो सिक्के जिन पर लेखन नहीं है, लेखन तो नहीं है, लेकिन उन सिक्कों पर चित्र है। चित्र किसी राजा का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी का हो सकता है। तो ऐसे सिक्के प्राचीन भारत के जिन पर लिखावट नहीं थी, लिखावट की जगह वहां पर चित्र थे, ऐसे सिक्कों को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता चल गया कि आहत सिक्के क्या थे। वो सिक्के जिन पर लेखन नहीं था, केवल चित्र थे, वो आहत सिक्के कहलाते हैं। और जिन सिक्कों का, इन आहत सिक्कों में, उन सिक्कों का हमको अर्थ मालूम नहीं है कि ये चित्र हमको क्या कहना चाह रहे हैं।
इनके अलावा अब भाई ये सिक्के हैं, सिक्के तो हमको मिल गए, तो ये भाई सिक्के किन लोगों ने चलाया, किन लोगों ने चलाए सिक्के? तो एक तो हम सब जानते हैं कि जो देश का जो प्रमुख होता है, या कहें कि जो राजा, राजवंश में जो राजा प्रमुख होता है वही चलाते हैं। तो अधिकतर सिक्के किन्होंने चलाया? राजाओं ने चलाया। अब लेकिन यह नहीं है कि केवल राजाओं ने चलाया, इनके अलावा जो व्यापारी थे, व्यापार करने वाले, उन्होंने सिक्के चलाए। इनके अलावा जो कोई समूह, व्यापारियों का समूह था, उन्होंने सिक्के चलाया। इनके अलावा कोई नगर निगम है, कोई नगर व्यवस्था है, या कहें कि एक नगर, कुछ लोगों का समूह नगरों में, उन्होंने सिक्के चलाया। अब इन सिक्कों का ये तो चला दिए सिक्के। अब ये सिक्के हैं वो हमारे लिए किस काम के? हमारे लिए मतलब हमारे इतिहासकारों के लिए, जो इतिहास की रचना करते हैं, उनके लिए किस काम के? तो इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अब सिक्कों पर जो कुछ सिक्के हैं उन पर कुछ लिखा हुआ है, तो जब लिखा हुआ है तो उसकी भाषा पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर इस समय किस भाषा का प्रचलन था। इनके अलावा क्षेत्र, कि भाई जहाँ अधिकतर सिक्के मिलेंगे तो वहाँ पर माना जाएगा कि भाई ये क्षेत्र किसी एक राजा का क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार के सिक्के चलते थे। इनके अलावा कि राज्यकाल, कि मान लो कि राज्यकाल, कि भाई जो कि काल निर्धारण विधि है उसके पता चल जाता है कि ये सिक्के कब से कब तक बनाए गए, तो उससे उस राजा का काल का निर्धारण पता चल जाता है। आर्थिक, यानी मान लो सिक्का अधिक होगा, जैसे कि मानक सिक्के हैं कि सोने की है, जो मूल्यवान धातु की है, तो माना जाएगा कि भाई यहाँ पर जो कि ठीक ठाक अर्थव्यवस्था थी। लेकिन वहीं पर कुछ जो कि कमजोर धातु जैसे लोहे वगैरह, तांबा, पित्तल के मिल जाते हैं, तो माना जाएगा कि भाई नॉर्मली यहाँ पर अर्थव्यवस्था इतनी खास नहीं थी। यहाँ कहें कि यहाँ पर है ना। फिर व्यापार से पता चल जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि सिक्के हैं, या कहें कि जो मुहरें हैं, ये हमको मिलती है मेसोपोटामिया में। यानी कि इससे ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ से मोहरें वहाँ गई या सिक्के वहाँ गए, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से और उस सभ्यता के बीच में आदान प्रदान होता रहता था, तो इसे व्यापार का पता चल जाता है। अब बात करें कि स्मारक और भवन। स्मारक भवन क्या है कि जैसे कि मकान हो गया, मंदिर हो गया, इस प्रकार से इनके अवशेष हमको मिलते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है शैली, कि ये शैली का मतलब कि इस जो ये हमारा स्मारक है या भवन है किस प्रकार बनाया गया। कुछ ज़्यादा तेज बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी चलता है। तो शैली, अब इस शैली के अंदर भाई क्या होगा, इस शैली के अंदर क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि ये जो स्मारक है किस शैली में बना हुआ है, उस समय की जो शैली क्या थी, किस प्रकार के भवन होते थे वगैरह वगैरह। तो हम बात करें मंदिर की, तो मंदिर है ना, जो मंदिर है, तो उत्तर भारत में उस समय अलग प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे, और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर है वो अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। प्रकार मतलब उसकी शैली। तो उत्तर भारत में जो मंदिर उत्तर भारत में फोन आ गया।